हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में है। तो गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कहा मैंने, बिकॉज ये आपके टीचर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में देने के लिए। उन्हें लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में बच्चा ज़रूर फंसेगा, और ये होता भी है। बच्चे अक्सर इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते तो एग्ज़ाम में अच्छे से उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो मैं इस लेक्चर में, अगर आपने अचीवर कनेक्ट के पिछले लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो उसमें हमने इस चैप्टर को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और लंबा चैप्टर है, उसे बहुत ईजी फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करी है। हमने कोई लंबे लंबे नोट्स नहीं दिए आपको। वी हैव जस्ट ट्राइड इट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी ईजी फॉर्मेट। तो गाइस, हमारा काम यही है कि आपको आसानी से इस मुश्किल टॉपिक को समझा देना, और आप इसे अपनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में क्या है। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से या वीक बेस से, तो वो हमेशा क्या देता है, इट गिव्स सोडियम सॉल्ट। तो ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो आपके पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो बनते हैं यहाँ पर अलॉन्ग विद वाटर, अगर वाटर, ये सिंपली आपका कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव्स सॉल्ट विद वाटर। ये सेम रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही ये एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट का जो रिएक्शन होता है। अब बस हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप यानी CH3COOH में एक अल्काइल ग्रुप होता है, हम यहाँ पर लॉन्ग चेन्स ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। दिस आर रिप्रेजेंट्स लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स मतलब यहाँ पर अब एक कार्बन नहीं है, यहाँ पर 15 से 27, लाइक देयर इज अ रेंज ऑफ कार्बन्स वी कैन टेक, एंड दीज कार्बन्स व्हेन दे फॉर्म सॉल्ट, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जैसे ये भी तो सॉल्ट होता था जो बनता था एसिड बेस के रिएक्शन से। यहाँ पर एक प्लस एंटिटी एक माइनस, यहाँ पर भी प्लस एंटिटी एक माइनस एंटिटी है। तो ये सॉल्ट जो होते हैं, इनमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन्स अटैच होती हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं, उन्हें हम ऐसे जिगजैग 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आपका सोडियम एटम लगा होता है, ठीक, ऐसे होती हैं। तो आपके जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स जो होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, इसको हम फैटी एसिड कहते हैं। ये जो आपका ग्रुप है, दिस इज़ योर फैटी एसिड। एसिड होता है तो उसको हम फैटी एसिड कहते हैं, ठीक। तो उसको सोप कहेंगे जब सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ सॉल्ट बन रहा है। अगर आपका अमोनिया या सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं विद लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड, तो हम उनको डिटर्जेंट कहते हैं। दीज आर सल्फोनेट या अमोनियम सॉल्ट्स होंगे या सल्फोनेट सॉल्ट्स, तो वो डिटर्जेंट कहलाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट किसका बन रहा है, तो हम सोप और डिटर्जेंट डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की। हार्ड वाटर जो होता है, वाटर जिसमें आपके लेदर ना बने। लेदर इज झाग। आप कभी भी सर्फ को डालते हैं पानी में और झाग बनाते हैं हाथ से, तो अगर वो झाग नहीं बन पा रहा है, दैट मीन्स योर वाटर इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, यानी आपके वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। विच एंड द सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ लैदर, यानी बहुत झाग बनते हैं ईजीली, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से लेदर नहीं बन पाता, यानी झाग नहीं बन पाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं उसमें, यानी जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्लोराइड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम के जैसे, है ना, ये सब। तो अगर ये प्रेजेंट होंगे आपके पानी में, इनमें से कोई भी चीज़, तो उसको हम कहेंगे हार्ड वाटर। और उसकी पहचान कैसे होती है कि आप डिटर्जेंट डालेंगे उसमें झाग नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्ड वाटर। अब आपका जो लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट के हों या सोप के हों, तो उनमें दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, कौन सा वाला, ONA वाला, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज योर हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड, फिलिक मतलब लविंग।
वाटर लविंग पोर्शन, तो ये पानी से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एंड जो होता है, यानी ये वाला जो एंड होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया है, डरता है वो। तो दिस डज नॉट लव वाटर। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी पानी से डरेगा। फियर्स वाटर, दिस लव्स वाटर। तो देयर आर टू सेक्शन या टू पोर्शंस ऑफ टू साइड्स ऑफ वन चेन, यानी एक सिक्के के दो पहलू। एक ही चेन जो होती है ये आर, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कार्बन चेन जो होगी आपकी कार्बन चेन, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड जिग 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 लाइन। एंड दिस पोर्शन जिसमें ओ ओ ओ एन ए होता है, दैट इज पोलर। ये पोलर होता है ना, पोलर मतलब एक माइनस होगा एक प्लस, तो इट हैज़ टू पोल्स, तो उसे कहते हैं पोलर। और पानी क्या होता है, उसमें भी दो पोल्स होते हैं, तो इसलिए लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ये हमने पढ़ा था। पोलर हमेशा पोलर में डिजॉल्व होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा यानी पोलर पार्ट होगा, वो पोलर पार्ट से ही इंटरेक्ट कर पाएगा इजीली। जो नॉन पोलर यानी जो अल्काइल ग्रुप की जो चेंज होती हैं, लॉन्ग चेंज होती है हाइड्रोकार्बन की, दे डू नॉट रिएक्ट और इंटरेक्ट विद वाटर। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। आपको अभी तक आइडिया हो ही गया होगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट में सबसे पहला तो सोप जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, और ये अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं। इनमें सोप्स में जो आयनिक पार्ट होता है वो सोडियम के साथ होता है, और जो आयनिक पार्ट डिटर्जेंट में होगा वो ऑब्वियसली सल्फोनेट का आयनिक पार्ट होगा। सोप्स की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है हार्ड वाटर में, लेकिन डिटर्जेंट्स के केस में अनअफेक्टेड रहती है उनकी इफिशियंसी इन हार्ड वाटर। मतलब वो जितना सफाई वो हार्ड वाटर में कर रहे होंगे उतनी ही वो सॉफ्ट वाटर में करेंगे। लेकिन सोप जो होता है वो सही से सफाई नहीं कर पाता, हाथ की क्लीनिंग एक्शन उसका डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ हार्ड वाटर। सोप जो होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट में खुद ब खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी वो खुद से डिकम्पोज नहीं होते, इन्वायरमेंट में आकर छोड़ देंगे। वी नीड अ कंप्लीट डिस्चार्ज, उसका एक पूरा प्रोसेस हमें इसे डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि ये खुद से डिकम्पोज नहीं हो पाते इन्वायरमेंट में। सो दे आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। एडवांटेजेस डिटर्जेंट्स के क्या होते हैं ओवर सोप? एडवांटेज ये होगा डिटर्जेंट का ओवर सोप इज़ दैट सोप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। ये एक इसकी लिमिटेशन होगी ना सोप की, कि वो हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट्स दोनों तरह के वाटर में यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉशिंग, बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप टू फॉर्म कर्डी वाइट प्रिसिपिटेट बना देता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। तो अगर सोप को आप कोशिश करेंगे हार्ड वाटर से रिएक्ट करवाने की, तो वो एक प्रिसिपिटेट बनाता है जिसे कहते हैं स्कम। तो इसलिए उसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है सोप्स की। ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये रिएक्शन होता है अगर आप सोडियम सॉल्ट्स ले रहे हैं, यानी सोप को रिएक्ट करवा रहे हैं विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होते हैं? क्लोराइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट है हार्ड वाटर में, यहाँ पर जो रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट के साथ, सोप के साथ, तो यहाँ पर कैल्शियम स्टेरेट बना जो हमारा स्कम होता है, स्कम वाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन में होता क्या है? बेसिकली आपको पता है दो एंड्स होते हैं, एक होता है पोलर एंड और ये वाला होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है ये पानी के साथ ज़्यादा पानी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो पानी से डरता है। लेकिन जो पोलर होता है वो पानी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना पानी उससे मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी दो पोल्स हैं और इसके पास भी दो पोल्स हैं, राइट। तो पोलर एंड जो होगा वो पानी की तरफ भागेगा और नॉन पोलर एंड जो है पानी से दूर भागेगा। आपने पानी में डाली, कपड़े में ऑयल लगा हुआ था, वो आया पानी में, जैसे ही आपने सर्फ डिज़ोल्व करके पानी में डाला तो आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा यानी जिगजैग वाला पार्ट, वो आके किसकी तरफ भागेगा? ऑयल, डर्ट की तरफ से, क्योंकि वो भी नॉन पोलर होती है। ऑयल या डर्ट जो होगी, या आपका ऑयल है या अगर या डर्ट है कपड़े में लगी हुई, तो वो भी क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट पानी से, यहाँ पर पानी था पूरे उसमें, वो उससे दूर भाग रहा है, लेकिन जो पोलर पार्ट है वो पानी में रहेगा, पानी की तरफ रहेगा और ये उससे छुप रहा है। तो ऐसे हज़ारों सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आके अटैच हो जाते हैं इस डर्ट से, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स नॉन पोलर पार्ट। ये जो डर्ट है वो नॉन पोलर है। तो ऐसे हज़ारों मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
molecules of soap they get attached to the oil या dirt molecule, ठीक है, ऐसे अटैच हो गया। अभी जो ऐसे अटैच हुए ये जो सर्किल बना इसको कहते हैं हम मिसिली फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, मिसिली का फॉर्मेशन होता है। फिर जब ये मिसिली बन गई फिर आप कपड़े को खूब धोइए, खूब रगड़िए, मसलिए, मसल के फेंकिए। फिर क्या होगा उससे कि जो डर्ट घुसी हुई होगी कपड़े के अंदर उसे ये आप जब उसे पानी में पटकेंगे, निचोड़ेंगे तो क्या होगा, ये डर्ट जो होगी वो खुद ब खुद निकल आएगी, क्योंकि ये ऐसे खींच के निकालेंगे पानी से बाहर, है ना, पानी में बाहर खींच लेंगे। फिर जब आप कपड़ा निकालेंगे तो कपड़ा क्या होगा, वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये डर्ट जो थी इस मिसिली के साथ पानी में रह जाएगी। तो पानी में रहने के लिए, क्योंकि ये पानी में रहना चाहता है और ये जो है नॉन पोला वाला इसके साथ रहना चाहता है, तो वो कपड़े में से इसको खींच के निकाल लेगा। तो अगर जैसे ये आपका कपड़ा है, यहाँ पर डर्ट लगी हुई थी, तो यहाँ पर आपके पास मिसिली बनेगी इसके ऊपर, और ये मिसिली जो है उसे चारों तरफ से घेर लेगी। अब जब वो चारों तरफ से घेर लेगी तो वो कपड़ा पानी से निकालेंगे, जब उसे धोएंगे, रखेंगे, निचोड़ेंगे, वो मिसिली उससे अनअटैच तब होगी जब आप पानी से कपड़ा निकालेंगे और वो पानी में रह जाएगी। ठीक, तो आपका ऑयल और डर्ट क्या होता है, इसी तरह पानी में रह जाता है और आपका कपड़ा साफ़ सुथरा निकल आता है। तो बोथ सोप्स जो होते हैं, डिटर्जेंट और सोप, दोनों के पास यही वाला स्ट्रक्चर होता है। सॉल्ट कॉन की यही स्ट्रक्चर होता है ना, कि एक चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, एक होती है पोलर पार्ट। तो नॉन पोलर पार्ट जो होता है ऐसी मिसिली बनाता है। तो दोनों केस में सोप्स हों या डिटर्जेंट, दो पार्ट्स होंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी में डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो पानी के तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी डर्ट के ऑपोजिट रहेगा। क्योंकि डर्ट क्या है, आप याद रखिएगा, डर्ट भी नॉन पोलर है और आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मिसिली का फॉर्मेशन होता है, यानी हज़ारों वो सोप के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल तो था नहीं, पानी में हज़ारों सोप के मॉलिक्यूल्स आए होंगे जब आपने सोप उसमें डिज़ोल्व करा होगा या डिटर्जेंट डिज़ोल्व करा होगा। तो ये जो हज़ारों मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ऑयल ड्रॉप के पास जाके मतलब जितनी भी ऑयल ड्रॉप्स होती हैं उन पर अटैच होते हैं, ऐसे मिसिली चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और घेर के उसे खींच के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल लिंक्स इटसेल्फ टू द ऑयली डर्ट या ऑयली डर्ट ड्रॉप, या फिर डर्ट जो होगी उस पार्टिकल उसके ऊपर अटैच होंगे, एंड ओरिएंट्स इटसेल्फ टुवर्ड्स वाटर। जो आयनिक पार्ट होगा वो पानी की तरफ रहेगा, ये पानी है ना चारों तरफ, वो इसके तरफ रहेगा, और फिर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मिसिली कहते हैं। तो ये हो गया मिसिली फॉर्मेशन। फिर मिसिली जो होती है वो हेल्प करती है डिजोल्विंग द डर्ट या ऑयल को वाटर में डिजोल्व करने के लिए, एंड द क्लोथ इज क्लीन्ड। सो दिस इज गाइज, दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्यों हम पटकते हैं कपड़ों को। देखा होगा आपने, कपड़ों को पटका जाता है इसीलिए ताकि वो मिसिली खींच के बाहर निकाल ले और आपका पानी जो है वो कपड़ा जो है वो साफ़ सुथरा बाहर आ जाए। सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने यूज़ करे हैं, डिहाइड्रेशन मैंने बताया था, रिमूवल या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। किसने करा था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेशन कहते हैं। कंबशन यानी बर्निंग या हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन या एयर। एस्टेरिफिकेशन इज द रिएक्शन जिसमें एस्टर बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। हमने बताया था एस्टर्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनका ये फंक्शनल ग्रुप होता है जिनमें, राइट। तो एस्टर्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को फॉर्म होते हैं अगर, तो उसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है वो स्लो डिकम्पोजिशन होता है बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इन सिंपल मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। ओके, ये कहाँ होता है? अल्कोहल के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। यीस्ट भी करती है, यीस्ट में नेचुरल प्रोसेस होता है। कोई फैक्ट्स हैं अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल। इन सम कंट्रीज अल्कोहल यूज़ होती है एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल होता है एंड इट गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनने देता और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर भी नहीं बनते। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल जो होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। सारी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी की कम हो जाती हैं। उनकी वजह से क्या होता है, इंसान जो होता है बहुत रिलैक्स फील करता है अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इथेनॉल जो होता है, अगर हम इथेनॉल तो कॉमनली अल्कोहल जो है कंज्यूम होती है वो इथेनॉल फॉर्म में होती है, लेकिन अगर मिथेनॉल आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी अगर आपने कंज्यूम कर ली तो इट कैन कॉज डेथ। एंड मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन लिवर विच इज़ हाईली डेंजरस कंपाउंड एंड कॉजेज ब्लाइंडनेस। ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करती है और वो ब्लाइंडनेस कॉज करती है। इंसान अंधा हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है अगर मिथेनॉल ज़रा भी छोटे से छोटे अमाउंट में भी किसी ने कंज्यूम कर ली तो। इथेनॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। अपार्ट फ्रॉम वाटर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल बहुत ज़्यादा मतलब कॉमनली यूज़ होता है। एंड इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कैसे अनफिट बनाते हैं? बाय एडिंग मिथेनॉल लाइक सब्सटेंस टू इट इन स्मॉल अमाउंट, ताकि वो कोई ये ना करे कि इंडस्ट्री में इथेनॉल यूज़ करने के लिए जो रखी थी एज सॉल्वेंट वो किसी ने उठा के कंज्यूम कर ली। तो इसलिए तो डाइज और ऑल्सो एडेड ताकि उसमें कलर आ जाए और वो इजीली लोगों को पता चल जाए कि ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, यानी ये सही नहीं है कंज्यूम करने के लिए, पीने के लिए सही नहीं है, टू ड्रिंक इट्स नॉट गुड। तो उसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसमें कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हम ऐड कर देते हैं और वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रह जाती है। कैंडल या एलपीजी जो होते हैं वो आपको पता है वो बर्न करते हैं विद ब्लू फ्लेम, लेकिन आपने ऑब्जर्व करा होगा कोल और चारकोल जो होते हैं अंगीठी में आपने देखा होगा वो रेड कलर की फ्लेम होती है और हीट भी होती है विदाउट फ्लेम। उनमें कोई फ्लेम नहीं आपने कभी भी देखी हो, कोयले में फ्लेम नहीं आती। क्यों? बिकॉज जो फ्लेम होती है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब गैसियस सब्सटेंसेस जलते हैं, और वुड और चारकोल जो है इग्नाइट होता है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं एंड दे बर्न विद अ फ्लेम इन द बिगनिंग। उसके बाद उनमें कोई फ्लेम नहीं रहती। तो जितना उनके पास गैसियस सब्सटेंस होता है वो शुरू में एकदम से आपने देखा होगा जब कोयला या वुड जलती है तो शुरू में एकदम से आग फ्लेम्स आती हैं, उसके बाद वो सिर्फ रेड रह जाते हैं और सिर्फ हीट प्रोड्यूस करते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है जब एटम्स गैसेस के कुछ सर्टेन गैसेस के एटम्स जो हैं वो हीट करे जाते हैं तो वो अक्सर ग्लो करने लगते हैं। एंड अ कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो वो ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं। हर एलिमेंट की कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें हीट करने पे एक डिफरेंट कलर की फ्लेम मिलती है, तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके गाइज, विद दिस वी एंड आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप आपने पिछले वाले चैप्टर्स देखे हों और आपको मज़ा आया हो पढ़ के। अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे वाली वीडियोज़ देखिए एंड we'll meet again soon.